गुरुकुल शिक्षा के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है धातु व अधातु। हम धातु व अधातु में कुछ अंतर आज देखेंगे और देखेंगे कि धातु व अधातु एक दूसरे से कैसे अलग हैं। पहले हम धातुओं की बातें करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि धातुएं सामान्य ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और उसको बोलते हैं मरकरी, यानी कि उसको Hg से लिखते हैं। इसे मरकरी या पारा भी कहते हैं। अगर मैं गलनांक व क्वथनांक की बात करूं तो सभी धातुएं उच्च गलनांक व क्वथनांक रखती हैं, मतलब इनका गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा होता है। अब ये गलनांक क्या होता है? तो वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं, जबकि वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पानी का क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पानी जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे तो वह जो पानी है वो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। इसका इतना सा मतलब है। तो जो धातुएं हैं वो ठोस या कठोर होती है, और कठोर हैं तो उसका गलनांक क्वथनांक तो ज़्यादा होना ही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सभी धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, परंतु इसमें एक अपवाद है। अपवाद का क्या मतलब होता है? अपवाद का मतलब होता है जो नियमों का पालन ना करे। इसमें अपवाद है गैलियम व सीजियम। गैलियम व सीजियम एकमात्र ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही कम गलनांक व क्वथनांक रखती हैं। अगर आप उन्हें हथेली पर भी रखोगे तो कमरे के टेम्परेचर पर वो पिघल जाएंगी। इसका मतलब उनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। और रूम टेम्परेचर आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 रूम टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो ये जो आवर्त सारणी है उसमें क्या है? तत्व हैं, और तत्वों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु व उपधातु। आज हम धातु व अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। आज हम मेटल में नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं उसमें क्वांटिटी की बात करूं कि आवर्त सारणी में कितनी मात्रा के अंदर धातुएं हैं, तो 78% मात्रा के अंदर धातुएं हैं इसमें आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर? आगे हम बात करते हैं धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका क्या मतलब है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो धातु के तार के थ्रू होके आ रही है। धातु के तार, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, कॉपर के तार बनते हैं, तांबे के तार बनते हैं, है ना? तो ये जो तार है वो धातुओं से बने हुए हैं। इसका मतलब धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। परंतु एक ऐसी धातु है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, उसका नाम है पीबी लैड। तो ये अपवाद आपको याद रखना है। सभी धातुएं आघात वर्धनीय व तन्य होती हैं। ऐसा है क्या? धातुएं आघात वर्धनीय व तन्य होती हैं। अब ये आघात वर्धनीय क्या होता है? आघात वर्धनीय को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक शब्द है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं: आघात प्लस वर्धनीयता। जिसमें आघात का मतलब होता है पीटना या चोट पहुंचाना, जबकि वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। तो अगर आप धातु को पीटते हैं तो वह फैलती जाती है, यानी कि धातु की पतली चादर के रूप में हम उसे बदल सकते हैं। इस गुण को ही क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है और एक कार्बन यानी कि कोयले का टुकड़ा है। जब आप लोहे के टुकड़े पर हथौड़ा मारेंगे तो लोहे का टुकड़ा फैलता जाता है, जबकि कार्बन पे हथौड़ा मारेंगे तो कार्बन भंगुर प्रकृति का होता है, मतलब उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, वो फैलेगा नहीं। इसका मतलब सभी धातुएं आघात वर्धनीय प्रकृति की होती है। क्लियर है बात? और तन्य भी होती है। तन्यता का मतलब होता है खींचना। तो आप सबको पता है कि धातुओं को खींच खींच के पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो सोना है। 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम जो सोना है उसके अंदर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब सोना सबसे ज्यादा सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। क्लियर? सोना है Au। आगे बात करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं।
यानी कि सभी जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है, Na+। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेता है। जबकि कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन Fe, कॉपर, Au यानी सोना गोल्ड, Ag यानी चांदी। तो ये कुछ धातुओं के एग्जाम्पल मैंने लिया है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये आयरन है, कॉपर है, सोना है और चांदी है। सबसे हल्की धातु की अगर मैं बात करूं तो वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे हल्की धातु का क्या नाम है, लिथियम है। सबसे भारी धातु पूछे तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु का क्या नाम है, ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु पूछे तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। मुलायम धातु की अगर बात करें तो मुलायम धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों मुलायम धातु होती हैं, या मृदु धातु भी इसी को बोलते हैं। लिथियम, सोडियम में पोटेशियम। नाम याद कैसे रखेंगे सर, याद करने की एक ट्रिक है, लिनाक। क्या है, लिनाक। ली से लिथियम, ना से सोडियम, Na ना बन रहा है, और के से पोटेशियम, तो लिनाक है। मुलायम धातु क्या होती है, लिनाक होती है। मतलब लिथियम, सोडियम व पोटेशियम मृदु धातु होती हैं, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब ये जो लिनाक है ना, इसमें से ली को हटा दो तो क्या बचेगा, नाक बचेगा, और नाक को डुबो दो केरोसिन में। नाक को किस में डुबो दो, केरोसिन में। इसका मतलब क्या है कि सोडियम व पोटेशियम, नाक, ना से सोडियम Na, के से के पोटेशियम, इन दोनों को केरोसिन में डुबो के रखते हैं। नाक को किस में डुबो दो रे, केरोसिन में। ठीक है, तो इस दोनों को किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। लिनाक मृदु धातु। ली को हटा दो, नाक बचा, नाक को किस में डुबो, केरोसिन में। नाक, सोडियम व पोटेशियम दोनों को किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। याद रह जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, मुलायम धातु लिनाक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और केरोसिन में कौन सी धातु डुबो के रखते हैं, सोडियम व पोटेशियम। क्यों डुबो के रखते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। एकमात्र द्रव धातु मरकरी, पारा। सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और उसका नाम है मरकरी, पारा। अब मरकरी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। Hg होता है ना, वो थर्मामीटर में भरा जाता है। अब ये थर्मामीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट करने की एक डिवाइस है। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, तापमान को मापता है। जब डॉक्टर अपने घर में आता है, जब बुखार वगैरह होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है डॉक्टर के पास, जो हमारी जीभ के नीचे लगाता है, जो क्या करता है, टेम्परेचर मापता है। और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा है तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बता देगा, इसका मतलब हमें क्या चढ़ा है, बुखार। क्लियर। अगर मैं चालकता की बात करूं तो हमने पढ़ा है कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन कौन सी धातु सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होगी, तो उसका नाम है चांदी। तो क्वेश्चन आता है कि सर सबसे ज्यादा अगर चांदी में बिजली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो चांदी के तार क्यों नहीं बनाते फिर। भाई चांदी के तार महंगे होते हैं, और चांदी के तार चोरी हो जाएंगे। चांदी के जो तार है वो महंगे होते हैं ना, तार बनाओगे तो, और तारों की वैसे चोरी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर, यानी कि ज्यादातर हम तार बनाते हैं कॉपर की। तो कॉपर दूसरे नंबर पे आता है, विद्युत विद्युत की चालकता के क्रम कॉपर का दूसरा है। ठीक है। सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे चांदी, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, कॉपर। इसीलिए हम किसके तार बनाते हैं, कॉपर यानी तांबे के तार बनाते हैं। या फिर हम किसके तार बनाते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनाते हैं। देन कौन आता है, आयरन, Fe, आयरन होता है, लोहा। तो सबसे ज्यादा विद्युत का चालन कौन सी धातु में होता है, चांदी में, देन कॉपर में, देन एल्यूमिनियम में, और देन आयरन के अंदर। क्लियर। सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, हमने पढ़ लिया। आघात वर्धनीय में आघात प्लस वर्धनीयता हम लिख सकते हैं। आघात वर्धनीय को
आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धनीय का मतलब होता है फैलना। तो धातु को पीट पीट कर हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। हमारे रसोई में जितने भी बर्तन हैं वो सब आघात वर्धनीयता के गुण पर ही बनाए गए हैं, क्योंकि उनको पीट पीट कर पतली चादर में बदला गया है और उनको आकार दिया गया है अलग अलग। तो आघात वर्धनीयता का गुण का उपयोग वहां पे किया गया है। सभी धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता का मतलब होता है खींचना, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? धातु को खींच खींच के पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। इसे तन्यता का गुण कहते हैं। परंतु अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण नहीं होता है। क्या आप लकड़ी को खींच सकते हैं? क्या आप कोयले को खींच सकते हैं? क्या नहीं ना। प्लास्टिक को खींच सकते हैं? नोट याद रखना है आपको। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अतः सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? गोल्ड। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, दो धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, गोल्ड व प्लेटिनम। कौन सी दो धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो उनका नाम है गोल्ड व प्लेटिनम। दो धातु मुख्य जो मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, जिसे डब्ल्यू से लिखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन की अगर गलनांक की मैं बात करूं, अगर मैं टंगस्टन की गलनांक की बात करूं तो 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है टंगस्टन का। इसके उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। विद्युत बल्ब जो होता है हमारे घरों में, 85% कौन होता है? आर्गन, और 15% कौन होता है? नाइट्रोजन। तो आर्गन व नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है किसमें? विद्युत बल्ब के अंदर। इन दोनों का मिश्रण हम बनाते हैं, एक गैसें होती हैं जो किसके अंदर भर देते हैं? विद्युत बल्ब के अंदर भर देते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बोलेंगे सर विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक धातु होती है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तभी तो इतना गर्म होता है, फिर भी पिघलता नहीं है ना। सभी धातुओं का गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, लेकिन दो धातु जैसे गैलियम और सीजियम है ये अपवाद हैं। अपवाद मतलब जो नियमों का पालन ना करे उसको हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। अगर मैं हिस्टोरिकल मेटल की बात करूं, ऐतिहासिक धातुओं की बात करूं, तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो काम में ली गई धातु है वो है कॉपर, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का उपयोग किया? तो उसका नाम है कॉपर यानी तांबा। ठीक है। देन लोहा, देन टिन, देन गोल्ड यानी सोना, और चांदी। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा काम में ली गई धातु का क्या नाम है? तो आंसर होना चाहिए कॉपर। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और धातु ऑक्साइड बनाई। एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन आप लीजिए और उसे ऑक्सीजन यानी कि उसे जलाइए। जब आप जलाएंगे तो ये बनेगा MgO, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप पानी मिला दीजिए। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप क्या मिला देंगे? पानी मिला देंगे। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो ये बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। क्या बनने वाला है? MgOH का होल ट्वाइस। और ये जो MgOH का होल ट्वाइस है ना, इसे पूरी दुनिया इनो के नाम से जानती है। गर्मियों में इनो पीते हैं ना, जब पेट में जलन हो जाती है। आपको पता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर रस। हमारे जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। इनो कुछ नहीं होता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो होता है, और इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो। राइट। तो ये एक एग्जांपल था। देन हम बात करते हैं, हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है। धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। कैसे पता करेंगे सर? भाई अभी हमने याद किया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH का होल ट्वाइस एक क्षार है। और पहले भी जब OH आता है तो क्षार होता है, OH माइनस आयन होते हैं क्षार के अंदर, और अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता नहीं लगाने के लिए एक लिटमस पेपर आता है। ठीक है।
तो ये पाउडर होगा, उसमें हम पानी डाल लेंगे और एक लिटमस पेपर लाएंगे। लिटमस पेपर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है, एक लाल लिटमस पेपर होता है। एक कौन सा लिटमस पेपर? नीला, दूसरा लाल। बाजार में मिल जाते हैं, दोनों को हम खरीद के लाएंगे। और ये मान लो एक यहाँ पे मैं लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन क्या क्या होता है? लाइकेन एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों से लिटमस पेपर बनाया जाता है। उसके पत्तियों को सुखा के लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पेपर व लाल लिटमस पेपर। ठीक है। हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सा अम्लीय प्रकृति और कौन सी क्षारीय प्रकृति होगी? तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है अनिल। एक लड़के का क्या नाम है? अनिल एक लड़के का नाम है और उसकी जाति है छालानी। अब याद रखेंगे गौर से। एक लड़का है जिसका क्या नाम है? अनिल, और उसकी जाति क्या है? छालानी। तो पूरा नाम क्या पड़ गया? अनिल छालानी। अनिल छालानी ऐसे याद रखेंगे। अम्ल नी से याद रखेंगे, नीला ले से याद रखेंगे, लाल। तो जो अम्ल होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अम्ल होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल करते हैं। और दूसरा वर्ड क्या था हमारे पास? छालानी। दूसरा वर्ड क्या था? छालानी। अरे अनिल छालानी एक लड़का है। ठीक है। छा से याद रखेंगे छार, ला से याद रखेंगे लाल, और नी से याद रखेंगे नीला। तो लाल जो लिटमस पेपर होता है उसको नीला कौन करते हैं? क्षार करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अनिल छालानी, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना एक ठीक है। अनिल छालानी। ऐसे अम्ल याद रखेंगे, अ नील, नी से नीला और ले से लाल, यानी कि नीले लिटमस पेपर को जो लाल करते हैं वो अम्ल होते हैं। नीले लिटमस पेपर को जो लाल करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और लाल लिटमस पेपर को जो नीला करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये जो धातु ऑक्साइड है ना, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसमें आप पानी मिलाओगे और जब आप, क्षारीय प्रकृति होगी, जब आप लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डुबोगे तो ये नीला हो जाएगा। और जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। आपको याद इतना सा रखना है कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं फिर। धातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं। कैसे? जैसे सोडियम एक धातु है, जल H2O, अभिक्रिया हमने करवा दी। आपको पता है सोडियम प्लस चार्ज रखता है, और जब हम जल को ब्रेक करते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साथ में जुड़ेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्या याद रखना है? धातु के जल के साथ अभिक्रिया होने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कैसे निकलती है वो हम इस इक्वेशन से समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस और क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खट्टे पदार्थ कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जितने भी खट्टे पदार्थ है ना, उन सभी में अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में क्या होता है? अम्ल होता है। और वो अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, और वही हाइड्रोजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाएगी, और वही हाइड्रोजन गैस एक जहर की तरह काम करेगी। इसलिए हमें कभी भी धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। लोहे के बर्तन में कभी भी नींबू मत रखना। तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू मत रखना। कोई भी खट्टे पदार्थ, नींबू हो गया, संतरा हो गया, कैरी, आम, ये जितने भी जिनमें सब में अम्ल पाए जाते हैं, कोई भी खट्टे पदार्थ हम धातु के बर्तन में कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एक जहर बन जाता है दोनों की अभिक्रिया होके। इसलिए वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसीलिए हम क्या याद करते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण में हाइड्रोजन गैस देती है, और वही हाइड्रोजन गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। तो कभी भी खट्टे पदार्थ धातु के बर्तन में नहीं रखेंगे आज के बाद। याद रह जाएगा। अभिक्रिया करवाते हैं एक, जैसे जिंक है, जिंक एक धातु है। और सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, आपको पता है जिंक जो होता है वो +2 चार्ज रखता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो, उसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा, और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है जिसे सल्फेट बोलते हैं।
ठीक है। अब ये जो Zn+2 है और ये SO4-2 है, तो ये Zn+2 है ना, वो इसके पैरों में चला जाएगा SO4 के नीचे, और ये जो -2 है वो Zn के नीचे आ जाएगा। +2 से कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में फाइनल क्या मिल जाएगा, ZnSO4। जिंक सल्फेट, ZnSO4 का क्या नाम है, जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट है ना, यही तो लवण है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई, इसे बोलेंगे जिंक सल्फेट। यानी कि जब हम Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 की साथ अभिक्रिया करवाए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती, या तो अधातुएं ठोस अवस्था में होंगी या अधातुएं गैस अवस्था में होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम है ब्रोमीन। नोट करके लिख रखा है मैंने, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और उस द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का क्या नाम है, ब्रोमीन। याद रह जाएगा। ओके। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, याद की ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। आपके हाथ में जो पेंसिल है ना, जिससे आप लिखते हैं, वो विद्युत की सुचालक है, उसमें करंट आ सकता है। पेंसिल के जो अंदर नुकीली जो होती है जिससे लिखा जाता है, वो उसके अंदर क्या होती है, परतें होती है, और विद्युत का चालन परतों के खिसकने से होता है। ग्रेफाइट में विद्युत का चालन क्यों होता है, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन परतों के खिसकने से होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएंगे तो विद्युत का चालन होगा। मैं आपको बता दूं कि विद्युत का जो चालन होता है वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो आयन फ्री हो या इलेक्ट्रॉन फ्री हो। अगर आप विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन में विद्युत का चालन तभी होगा जब उसमें आयन फ्री होंगे, और जब आप ठोस की बात कर रहे हो, जब आप सॉलिड की बात कर रहे हो, तो वहां पे विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है। तो सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में परतें होती हैं, परतें खिसकती हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जबकि अधातुओं में गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, पर अपवाद है हीरा। अपवाद का मतलब क्या बताया था मैंने, जो नियम का पालन ना करे। हीरा नियमों का पालन नहीं करता। नियम क्या है, नियम तो ये है कि सभी अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होना चाहिए, परंतु हीरा तो बहुत कठोर है, जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हीरा तो इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसे इसका अपवाद हो गया। सभी धातुएं चमक रहित होती है, मतलब इनमें चमक नहीं आती है, परंतु आयोडीन में चमक आती है, तो ये इसका क्या है, अपवाद है ना। तो ये जो आयोडीन है चमकीली अधातु है, एकमात्र ये इसका अपवाद है, और अपवाद ही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। पानी में रखी जाने वाली अधातु का नाम बताइए। पानी में रखी जाने वाली अधातु का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में रखी जाने वाली अधातु है फास्फोरस। पैसे याद रखेंगे पानी, पैसे याद रखेंगे फास्फोरस। पैसे याद रखेंगे पानी, पैसे क्या याद रख लेंगे, फास्फोरस। तो पानी में कौन सी अधातु रखी जाती है, पानी में कौन सी अधातु रखी जाती है, फास्फोरस। और नाक को किसमें डुबो रहे थे, केरोसिन में, परंतु वो तो धातुएं थी। सोडियम और पोटेशियम जो था उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि वो खुले में रखने पर क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती हैं। और जो पानी में डुबो के रखने वाली धातु है वो क्या है, फास्फोरस। पी, फास्फोरस। पी से पानी, पी से फास्फोरस, याद रख लेंगे। अगर फास्फोरस की बात कर ही रहा हूं मैं तो कर देता हूं। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस और दूसरा होता है सफेद फास्फोरस। जो लाल फास्फोरस सलाई में काम आता है, माचिस की तिलिया वगैरह होती हैं, और चूहे मारने की दवाई भी फास्फोरस से ही बनाई जाती है। तो जो चूहे मारने की दवाई है ना, वो सफेद फास्फोरस से बनाई जाती है। जबकि लाल फास्फोरस का क्या काम है, लाल फास्फोरस का काम है दिया सलाई में, और सफेद फास्फोरस का काम है चूहे मारने की दवाई बनाने में। एग्जाम्पल देखते हैं धातु व धातुओं के। सभी गैस अधातुएं होती हैं। आपको पता है वर्ग 18 के तत्व हैं वो सभी गैस हैं, जिसे नोबल गैस हम कहते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करती। क्रिया क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टल कंप्लीट होता है। ठीक है। नाम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये वर्ग 18 के तत्व है।
जबकि वर्ग 17 के तत्वों की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये वर्ग 17 के तत्व हैं और ये सभी क्या है, गैसें हैं। और ये सब की सब क्या है, अधातुएं हैं। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो दाईं तरफ कौन होती है, अधातुएं होती हैं, और बाईं तरफ कौन होती है, धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं सर धातुएं, 78%, 78% किसका होता है, धातुओं का, जबकि बाकी बची हुई उपधातुएं अधातु होती हैं। अगर मैं अधातु की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सभी गैस जो है वो सब की सब गैसें अधातु हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टोन गैस, जीनोन गैस, रेडोन गैस। ठीक है, तो ये सब की सब अधातुएं हैं। क्लियर। अब हम कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अधातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। जब आप अधातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अरे जब आप धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करवा रहे थे धातु ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे अधातु ऑक्साइड बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। परंतु प्रकृति अलग होगी। प्रकृति क्या होगी, अम्लीय प्रकृति। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति बताइए। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसे याद रखेंगे, वही तरीका है, खानदानी तरीका। ऐसे क्या याद रखेंगे, अधातु, और यहाँ पे भी क्या है, ऐसे अधातु, ऐसे अम्लीय प्रकृति। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है, और उनकी प्रकृति यानी कि अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे बाउंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।